ओके, तो आज हम एक स्टार्ट छोटे से वार्म अप से करेंगे. प्लीज राइट डाउन अ क्वेश्चन. In what ways? In what ways did enlightenment? In what ways did enlightenment ideals shape the industrial revolution? In what ways did enlightenment ideals shape the industrial revolution? Comma. And how? And how did the revolution? And how did the revolution both advance and challenge these principles? How did the revolution both advance and challenge these principles? Not more than 2 A4 size pages is to be used. मतलब एक पेज अगर आप पूरा आंसर लिख रहे हैं फ्रंट एंड बैक, नॉट मोर देन दैट. कोशिश करेंगे ग्रामर को कम से कम रखेंगे, थोड़ा पॉइंट्स में लिखेंगे, थोड़ा फ्लो चार्ट बन जाए तो नथिंग लाइक इट. ठीक है, यू हैव शार्प 10 मिनट्स. एक 10 हुए, एक 20 पे आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए. टाइम स्टार्ट अभी लिखना है आपको. टाइम स्टार्ट्स. प्लीज बी क्विक. An idea can change your life. I was giving ideas yesterday and day before. बहुत आइडियाज थे. नहीं नहीं, वो बाद में. पहले आप लोग लिखोगे. तो यू आर इन द एग्जाम हॉल, यू हैव टू राइट इट इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स. बाकी सब उसके बाद में. बी ओरिजिनल. सब कुछ ट्यूटर्ड नहीं होता.
Half time is up. Last 2 minutes to go. Done. Last minute.
टाइम अप। जितना अब तक लिख लिया है आपने, दिस वॉज ऑलरेडी 3 मिनट्स ऑफ बोनस। 10 मिनट हुए, 3 मिनट हो चुके हैं। ओके, जस्ट बिकॉज यू आर राइटिंग आई डिड नॉट इंटरप्ट। कैसा लगा? अच्छा लगा कि बुरा लगा कि अजीब लगा? सो वट एवर यू हैव स्टडीड इन द लास्ट 2 days, ये है वो। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बोथ ऑफ दोज क्लासेस, एनलाइटनमेंट टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, समझ आया सबको कि कैसे लिखना था ये आंसर? वन एबिलिटी दैट यू शुड डेवलप, जो कि आप में धीरे धीरे आ जाएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आएगी, वो ये है कि आप एग्जाम हॉल में हो, आप पहले से कैलकुलेशन करके जाते हो कि इतने क्वेश्चन हैं और इतने मिनट का पेपर होने वाला है। लेट अस से 3 घंटे का पेपर है, 180 मिनट होंगे मेरे पास, और 20 क्वेश्चन है लेट से। तो आप पहले से सोच के जाओगे कि मेरे पास हर क्वेश्चन के लिए 9 मिनट है। क्या वो ऐसे ही वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन चलती है पेपर में? कई बार नहीं भी चलती है। तो ऐसे में आप अपने नर्व्स लूज ना करो, उसके लिए एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक ये है कि अगर आपके पास 3 मिनट भी हैं, लेकिन आप तो 9 मिनट सोच के गए थे, लास्ट क्वेश्चन के लिए 3 मिनट बचे, तो क्या आप छोड़ दोगे उस क्वेश्चन को? या आपके माइंड में ये आ जाएगा कि मैं 3 मिनट में जितना ही बढ़िया लिख लूँ, 1/3 से बेटर आंसर लिख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे 9 मिनट चाहिए थे, पर अब तो 3 बचे हैं। ऐसा नहीं होता है। सो इफ यू नो हाउ टू राइट दिस काइंड ऑफ एन आंसर इन 2-3 मिनट्स, यू कैन डू दैट। लेकिन उसके लिए आपकी कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। हाउ डू यू राइट दिस आंसर? लेट्स से, in what ways does enlightenment ideals shape industrial revolution? This is the first keyword, advance, challenge these principles। ठीक है, ये 3 keywords हैं जिनको आपने आंसर करना है। How do you do that? बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा, पूरा आंसर नहीं लिखूंगा। Enlightenment ideals that shaped industrial revolution। तो बेसिकली अगर आपको यही आंसर 2 या 3 मिनट में अटेम्प्ट करना हो, और आपको 10 में से 7 तो नहीं, चलो 5 5.5 नंबर जितना लिख देना हो, तो आप कैसे लिखोगे? यू विल जस्ट राइट द पॉइंट्स। एनलाइटनमेंट आइडियल्स कौन कौन से थे? लेट अस से द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लेट अस से द आइडिया ऑफ क्या क्या है बोलो एनलाइटनमेंट आइडियल्स? इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमनिज्म, हाँ जी, एम्पिरिसिज्म है ना, एम्पिरिकल आइडिया। ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म एक ही बात है। और रैशनलिज्म, लेट अस से, और इसमें आप 2-3 लिख सकते हो। हाउ डिड दिस लीड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इन्हीं की वजह से कैपिटलिज्म आया, इन्हीं की वजह से सोशलिज्म आया, इन्हीं की वजह से, हाँ जी, स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, यस, फ्री थॉट। ठीक है, एम्फेसिस ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स, लेट अस से। हाउ डिड एनलाइटनमेंट आइडियल, चलो ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। उसका क्रक्स है ये कि हाउ डिड एनलाइटनमेंट आइडियल्स लीड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन चीजों की वजह से ही ये हुआ। अगर डेमोक्रेसी आई, लोगों में फ्री थिंकिंग आई, ह्यूमन बींग्स को सबसे ऊपर माना गया, उसकी वजह से इनोवेशन हुई, जिससे कैपिटलिज्म आया, उसकी वजह से अवेयरनेस आई, लोगों ने डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की। यू नीड फ्री माइंड टू थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर वाज कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आइडियल्स ने, व्हाट इज द सेकंड पार्ट, रीड आउट। हाँ, अब इसको आगे 2 पार्ट्स में लिखोगे। अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इन्हीं प्रिंसिपल्स को कुछ हद तक एडवांस भी किया और कुछ हद तक चैलेंज भी कर दिया। एडवांस कैसे किया? इट लेड टू, लेट अस से, डेमोक्रेसी इन सो मेनी कंट्रीज, और लिबरलिज्म। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लिबरलिज्म और ज्यादा आया, प्रॉस्पेरिटी आई, अच्छी अच्छी चीजें सारी आप एडवांस में लिखोगे ना। साइंटिफिक थ्योरी को इसने और ज्यादा एडवांस किया, क्योंकि
एनलाइटनमेंट में तो सिर्फ बता दिया गया था कि भाई साइंटिफिक डिस्कवरीज होनी चाहिए, बट एक्चुअली उनको इम्प्लीमेंट करना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का काम था। और ठीक है, राइट्स को और ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया। टू इंडक्टिव मेथड, बहुत बढ़िया। एम्पिरिसिज्म अगेन। तो इन सब आइडियाज को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एडवांस किया, लेकिन किन आइडियाज को चैलेंज कर दिया? बहुत सब कुछ अच्छा तो नहीं हुआ था ना। एक्सप्लॉयटेशन, इट लेड टू एक्सप्लॉयटेशन, जो एनलाइटनमेंट बिल्कुल भी नहीं कहता था। सो इट चैलेंज द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट। एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी, ओके चलो, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। हालांकि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन वाज नॉट एनीथिंग टू डू विद एनलाइटनमेंट आइडियाज, आपको उससे भी लिंक बनाना है। कॉलोनाइजेशन, दिस एंड दैट, ये आंसर लिखा जाना था आपका। यू कैन राइट एन आंसर लाइक दिस अगर आप टाइम में शॉर्ट हो तो, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, राइट। एनलाइटनमेंट आइडियल्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिख के इस तरह का कोई एक चार्ट बना सकते हो आप। एंड देन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट एडवांस्ड एनलाइटनमेंट आइडियल्स, 4-5 पॉइंट लिख दिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट चैलेंज एनलाइटनमेंट आइडियल्स। योर आंसर इज डन। नो मैटर व्हाट, जब तक आपका प्रीलिम्स में भी ये ट्रू है, जब तक आपका मेंस का टाइम खत्म नहीं हो जाता, डू नॉट गिव अप, बिकॉज सम मोमेंट्स यू मे फील, आपका जब रिजल्ट आ जाए मेंस के बाद, कि 1-2 नंबर का फर्क रह गया था, हमारा क्लियर नहीं हुआ, या रैंक्स में एक एक मार्क कितना फर्क डाल सकता है। सो डू नॉट गिव अप अंटिल यू हैव दोज 180 मिनट्स। ये बहुत कॉमन होता है कि हमने तो सोचा था इतना लंबा टाइम मिलेगा तो बढ़िया परफेक्ट सा आंसर लिखेंगे। डोंट चेज परफेक्शन, आपको जितना आता है उतना बढ़िया, उतने टाइम में जितना बेस्ट लिख सकते हो। आफ्टर 180 मिनट्स गिव अप होप, नॉट बिफोर दैट। ठीक है, बड़ा से बड़ा आंसर इसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको एस्से लिखने को दिया जाए तो आपको आना चाहिए। लिख सकते हो ना, ये सारी चीजों के ऊपर एक एक पैराग्राफ नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। नहीं नहीं, कोई बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, नथिंग इज रिक्वायर्ड इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। अदरवाइज भी अगर आपको 150 वर्ड का आंसर लिखना है तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का स्कोप क्या है? एक एक लाइन, एक एक लाइन। आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है इसमें? कि द एरा ऑफ एनलाइटनमेंट, हाँ जी, बस यही लिखना है। सिंपल सी तो बात है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देना है कि द एरा ऑफ एनलाइटनमेंट ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कैसे? ऐसे। हम्म, किसी ने लिखा है? लिखे होंगे आंसर्स आपने। लिखा करो रोज 2 आंसर जो आपको दिए जा रहे हैं, नहीं तो वो उड़ जाएगा बाद में। आपको पता है सिर्फ सुनने में और लिख देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपने पूरा पढ़ ली होंगी पीडीएफ्स, आपने मुझे सुना भी है, कल भी सुना, परसों भी सुना, लेकिन जो अभी आपने लिखा है ये आप कभी नहीं भूलोगे। दिस इज वट एवर इज परमानेंटली इनग्रेन्ड इनसाइड ऑफ यू। तो लिख देने में और सुनने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक एक्टिव है, एक पैसिव है। अभी जो आपने किया है ये एक्टिव है, जब आप मुझे सुनते हो वो पैसिव लर्निंग होती है। तो जो आपने लिखा है दिस इज योर रियल लर्निंग। इतना फर्क होता है। और मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग रोज 2-2 आंसर लिख रहे हो, इसीलिए मैंने आपको, कल ही आपको शायद पहला दिन मिला है ना, तो लिखे दोनों ने, दोनों आंसर किस किसने लिखे? प्लीज रेज योर हैंड्स। सी, सिर्फ 3-4 लोगों ने लिखे। तो मैं यहीं पे लिखवाऊं? नहीं नहीं, क्यों? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले नहीं आपको? वो iOS का चक्कर है। एप्पल डिवाइसेस आप लोगों के पास? मैंने भी अपनी एप्पल डिवाइसेस पे चेक किया है, ऑन लैपटॉप एज वेल एज ऑन फोन। अच्छा अच्छा, चलो, मतलब कहने की बात है कि जब भी आपको मिले यू प्लीज राइट दोज आंसर्स। और कभी परफेक्शन चेज मत करो कि हम तो ऐसा आंसर लिखेंगे कि देखने वाला पढ़ के पागल हो जाए। वो सिचुएशन आती है पर बहुत देर बाद आ जाएगी, पर उस वजह से आप आज आंसर्स में ना लिखो, ऐसा मत करना। यू राइट वट एवर यू हैव टू राइट। अभी आपको एक काओ पे ऐसे लिखने को कहा जाए तो आप क्या करोगे? काओ का विकिपीडिया पेज खोल के देखोगे कि उसके सारे ऑर्गन्स, फिजियोग्राफी अलग से डिफाइन करेंगे, उसकी, उसका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम अलग से डिफाइन। नो, यू राइट वट एवर यू नो।
द मोस्ट वियर्ड थिंग अबाउट सिविल सर्विस के कई टॉपिक्स या एसेज कि टॉपिक इतना इजी होगा, आपको लगेगा इसमें क्या लिखना है। हैव यू सीन एसे पेपर ऑफ यूपीएससी जब भी आया 3-4 दिन पहले, उसमें एसेज के टॉपिक देखना, उनमें से कई कोट्स आप लोग अपने स्टेटस पे शेयर कर चुके होंगे। लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, ऐसे ऐसे से कोट्स होते हैं, वो एसे के टॉपिक आए हुए हैं। कैन यू राइट एन 800 वर्ड एसे ऑन इट? दैट इज द पॉइंट। बहुत सिंपल। आपको क्या लगता है कि वहां पे पूछेंगे कि एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ अ रॉकेट इंजन और अ क्रायोजेनिक इंजन, आपको लगेगा कि ये कैसे लिख दें हम? नो, दे आस्क यू रियली सिंपल थिंग्स। तो आपको एक्सप्रेशन देखना है उन्होंने, आपको घबरा नहीं जाना होता है। आंसर यहीं पे मुझे लगता है आपको थोड़े थोड़े लिखवाने पड़ेंगे। कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ के अचानक आंसर लिखने से नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस पहले दिन से आंसर लिखने से आएगा कि हाँ मैंने वो 2 पेज लिख दिया था। अब आपको ये याद नहीं रहेगा कि हमने क्या लिखा था उसमें, आपको याद रहेगा यार एक टॉपिक अचानक मिल गया था और मैंने उस पर 2 पेज भर दिए थे और कुछ काम का ही लिखा था उसमें, कोई पोइम तो नहीं लिख दी ना किसी ने, कोई इंग्लिश का गाना वाना तो नहीं लिखा है। यू हैव रिटन समथिंग मीनिंगफुल, दैट इज व्हाट मैटर्स, राइट? सो यू राइट एंड देन यू गेट कॉन्फिडेंस। अब अगली बार अगर आपको लगेगा कि मेरा आंसर ठीक सा नहीं है, आप पढ़ के दोबारा ये आंसर लिखोगे एंड सी द इंप्रूवमेंट। व्हेन यू स्टार्ट प्रिपरेशन, आई ऑलवेज से कि जब आप तैयारी शुरू करते हो, आप में से काफी तो खैर पुराने स्टूडेंट हो, आप जब तैयारी शुरू करते हो ऑन द फर्स्ट डे, इवन बिफोर द फर्स्ट डे, टेक एन एमसीक्यू टेस्ट ऑफ अ प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे लेट्स से आप पीसीएस की तैयारी शुरू कर रहे हो, 2021 वाला पेपर उठाओ, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, कोई स्टैटिक नहीं, कुछ करंट नहीं, पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो, देखो कि मेरे 100 में से कितने क्वेश्चन सही थे। सी सेट की आपने कोई तैयारी शुरू नहीं की, सी सेट का एक्चुअल पेपर उठाओ पीसीएस का, एक्चुअली 2 घंटे में उसको सॉल्व करो, देखो कि 80 में से कितने क्वेश्चन सही हो, कितने कम हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नाउ यू हैव अ बेंचमार्क, नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये मत सोचो कि हम 6 महीने तैयारी करेंगे फिर हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे और फिर पेपर देके देखेंगे। नो, देन यू अपीयर अगेन, फिर आप दोबारा देके देखो पेपर। इसी तरह जब आप तैयारी शुरू करते हो, इसी चेज में कि हम तो एक दिन ऐसा आंसर लिख देंगे जिससे बेस्ट नंबर आ जाएंगे, यू राइट एन आंसर ऑन डे 1 जिसमें आप बहुत अजीब सा कुछ लिख दोगे, बट दैट विल ऑलवेज बी योर बेंचमार्क कि यहां से शुरू किया था। एंड देन वन डे ऑन इम्प्रूविंग अपॉन दैट यू रीच अ स्टेज कि आप फिर आपको पहले वाले दिन के आंसर पे हंसी आएगी कि वो क्या लिख दिया था उस टाइम पे, बट देन दैट इज व्हाट इट इज। बहुत ज्यादा सोचते रहने से कि एक दिन एग्जीक्यूट करेंगे इज ऑलवेज यू कैन से बैड स्ट्रेटेजी, बट यू डू योर वर्स्ट ऑन डे 1 एंड देन यू कीप इंप्रूविंग, दैट इज अ गुड स्ट्रेटेजी। बहुत साल पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, उन्होंने 2 ग्रुप्स डिवाइड कर दिए स्टूडेंट्स के। एक ग्रुप को कहा कि आप रिसर्च करेंगे कि हाउ यू कैन मेक अ बेस्ट अर्न मतलब जो वो सुराही सी होती है मिट्टी की, या हाउ अ बेस्ट अर्न कैन बी मेड, आप उस पर रिसर्च करोगे और आपको एक ही बनाना है। सो यू हैव 1 वीक टू रिसर्च और 1 हफ्ते के एंड में आपको एक अर्न, अर्न यानी कि एक सुराही सी बनानी है और आपके पास एक ही मौका है बनाने का। दूसरे ग्रुप को बोला कि आपको कोई रिसर्च करने की परमिशन नहीं है, यू कैन मेक एज मेनी एज यू वांट अंटिल द 7th डे। आपको क्या लगता है कि जब दोनों ग्रुप्स का एंड अर्न जो उन्होंने बनाया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ने, किसने बेटर बनाया होगा? पहले ग्रुप ने या दूसरे ग्रुप ने? सेकंड ग्रुप ने। पहला ग्रुप रिसर्च करने लग गया कि एक दिन हम रिसर्च करेंगे कि सॉइल कैसी हो, दूसरे दिन उस सॉइल का मॉइस्चर कैसा हो, तीसरे दिन कि हम जो घूमती है उसके नीचे चरखी वो कितनी स्पीड पे घुमा दें, उस पर कितना प्रेशर लगाना है। दे केप्ट रिसर्चिंग फॉर 7 days क्योंकि उनके पास एक ही मौका था, एंड देन दे पुट ऑल दैट इनटू प्रैक्टिस। लेकिन जब तक कोई चीज़ की नहीं थी, गड़बड़ियाँ हो गई, उल्टा टेढ़ा बन गया, टूट गया। लेकिन दूसरे ग्रुप ने पहले ही दिन से बनाना शुरू कर दिया, कभी मिट्टी गलत हो गई, कभी पानी ज़्यादा डल गया, अगली बार वो गलतियां वो करेक्ट करते रहे। ऑन द 7th डे दे मेड एन ऑलमोस्ट परफेक्ट अर्न बाय एक्सपेरिमेंटेशन विदाउट एनी रिसर्च। कुछ गूगल नहीं करना पड़ा उन्हें। ऑलवेज फॉलो द सेकेंड मेथड, राइट अ वर्स्ट आंसर, कीप इंप्रूविंग। आज आपको लगेगा ये देख के कि हाँ इसमें हमने ये पॉइंट मिस कर दिया था, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू इंप्रूव। वो रेजिस्टेंस होती है कि हमने लिखना नहीं है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक करो। वो रेजिस्टेंस की हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, हम पढ़ लेते हैं, पढ़ना, नो यू प्रैक्टिस इट। ठीक है, क्लियर है? अब जिनमें से आपको लगता है कि यहाँ पे स्कोप है इंप्रूवमेंट का, यू विल रीड दोज 2 क्लासेस PDF अगेन, राइट द आंसर अगेन। किसी ने लिखा है आंसर? अच्छा, लिखा ही 3-4 लोगों ने। व्हाट इज एनलाइटेंड अबाउट द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट, जब लिखोगे आप तो बताना, फिर विल डिस्कस इट टुमारो। ठीक है,
चलो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही छोटा सा है, दैट्स व्हाई आई मेड यू राइट एन आंसर। अमेरिकन रेवोल्यूशन, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जिसमें लोगों को थोड़ी अकल आई, एंड इट इज रियली स्ट्रेंज कि कितनी तेजी से दुनिया में चेंज आया है। सो इन द लास्ट 300-400 years so many things have changed in the world कि अगर आप 400 साल पीछे चले जाओ तो as if the world did not exist at all. So many changes have happened in the last 300-400 years. बहुत सारी चीजें जिन्हें हम बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन सब चीजों के फर्स्ट्स कर रहे हैं हम यहाँ पे। एनलाइटनमेंट में बहुत कुछ पहली बार हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत कुछ पहली बार हुआ, एंड नाउ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो सारी की सारी एनलाइटनमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे हो रहा था? यूरोप में। अब यूरोप से अटलांटिक क्रॉस करके यू हैव यूएस। अब ये लाइन पढ़ो ध्यान से। द एनलाइटनमेंट बोर इट्स फर्स्ट फ्रूट अक्रॉस द अटलांटिक। द एनलाइटनमेंट बोर इट्स फर्स्ट फ्रूट अक्रॉस द अटलांटिक, यानी कि एनलाइटनमेंट हुई तो थी सारी यूरोप में, लेकिन इसका पहला प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमने यूएसए में देखा, अक्रॉस द अटलांटिक। दैट इज व्हाट अमेरिकन रेवोल्यूशन इज इन वन लाइन। यानी कि जो कुछ भी एनलाइटनमेंट में हमने बड़े बड़े आइडियल सेट कर लिए, रूसो ने कुछ कहा, मॉन्टेस्क्यू ने कुछ कहा, जॉन लॉक ने कुछ कहा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, वो सब कुछ थियोरी वाली बातें थी। उन सबको पहली बार पूरी दुनिया ने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हुए अमेरिकन रेवोल्यूशन में देखा। दैट इज द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। इट वॉज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट। यही आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मैंने ये आपको पहले ही बता रहा हूं मैं। दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट इन कोट्स एंड एंड यू हैव टू राइट, यू हैव टू कमेंट ऑन दिस। इस पे आपको 250 वर्ड्स का आंसर लिखना है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अमेरिकन रेवोल्यूशन इज। ये वर्ल्ड मैप है उस टाइम का। ये ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि यूरोप, और ये है न्यू वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड का मतलब क्या है? हाँ, तो ये पहले भी एग्जिस्ट करता, लेकिन पता नहीं था किसी को। दीज थिंग्स, दीज एरियाज हैड टू बी डिस्कवर्ड। एक ट्रीटी हुई 1454 या 94, 1494, ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास। इस ट्रीटी ने कॉलोनाइजेशन शुरू की थी एक्चुअली। इस ट्रीटी के बारे में कहा जाता है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन। उस टाइम पे यूरोप की सबसे बड़ी पावर्स 1400s में सबसे बड़ी पावर्स स्पेन और पोर्टुगल हुआ करती थी, नॉट ब्रिटेन। तो स्पेन और पोर्टुगल ने सोचा, पूरी दुनिया के बारे में तो पता ही नहीं था उनको कि पूरी दुनिया गोल है, स्फेरिकल है, घूम के वहीं वापस आ जाओगे। दे डिड नॉट नो दैट अंटिल देन। तो जितनी दुनिया की उनको आइडिया था अटलांटिक ओशन वाला, वहां पे उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। उस लाइन के वेस्ट में सारी टेरिटरीज स्पेन की, और उस लाइन के ईस्ट में सारी टेरिटरीज पोर्टुगल की। अब वो लाइन कौन सी थी? दिस वाज द लाइन ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द अटलांटिक। तो इसके लेफ्ट में जितनी भी टेरिटरीज एक्सप्लोर की जाएंगी वो सब स्पेन की होंगी, और ईस्ट में जितनी की जाएंगी वो पोर्टुगल की होंगी। द रीजन वाई वास्को डी गामा वेंट ईस्ट एंड लैंडेड अप ऑन इंडियाज कोस्ट, वास्को डी गामा पोर्टुगीज था, तो वो ईस्ट की तरफ क्यों गया? क्योंकि ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास के अकॉर्डिंग ईस्ट की तरफ ही पोर्टुगीज अपनी टेरिटरीज बना सकते थे, और जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे वो वेस्ट की तरफ गए, यहां पहुंच गए। इसको इन्होंने वेस्ट इंडीज बोल दिया। कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, ही वाज अ स्पेनिश, वो वेस्ट की तरफ गया क्योंकि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इस लाइन से वेस्ट वाली सारी टेरिटरीज स्पेनिश थी। सो ही डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड। एंड सिमिलरली वास्को डी गामा साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये सारी टेरिटरीज मोस्टली पोर्टुगीज ने डिस्कवर की। तो इस ट्रीटी की वजह से पूरी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हुई, एंड कोलंबस रीच्ड द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहां से सब कुछ शुरू हुआ। सो दिस हैपेंड इन 1494। अब जब ये हुआ, 1492 was the year in which Columbus discovered America, around the same time when this treaty was signed, Treaty of Tordesillas. अब कोलंबस ने जब ये डिस्कवर कर लिया
द फर्स्ट प्लेस वेयर यूरोपियंस लैंडेड was ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मतलब अगर इसकी वॉयजेस की आप लिस्ट देखो कोलंबस की, सो दे आर like this. Like this. He never actually reached USA as we know it. तो उस टाइम पे इंडीज बोलते थे इस एरिया को, बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी इंडिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि असली इंडिया तो यहां पर है। सो हैंस सम ऑफ दीज एरियाज वर नेम्ड वेस्ट इंडीज। तो कोलंबस यहाँ वहाँ घूम के चला गया वापस, बट ही रिमेन्स द फर्स्ट पर्सन जिसने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की खोज की थी, इसलिए हम उसको एक क्रेडिट देते हैं कि भाई क्रिस्टोफर कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिकाज। सो व्हेन वी से अमेरिकाज वी मीन अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, बट द फर्स्ट कॉलोनाइजर्स वर ब्रिटिश। ब्रिटिश वहां पहले पहुंच गए। अब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन में पहले क्यों थे, इसके बहुत सारे रीजन हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन अमंग देम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड वाज विद द ब्रिटिश। एंड ऑल्सो बिकॉज वो मेनलैंड यूरोप से हटके थे, इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इसलिए यहाँ पे टर्मोइल नहीं था। सो बाय दीज टू थिंग्स दे वर द वंस टू ऑक्यूपाई नॉर्थ अमेरिका। तो अब इसी टाइमलाइन में 1606 was that year। जैसे हम जब काफी हद तक अमेरिकन इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस से रेजोनेट करती है, क्योंकि हमारे ऊपर भी ब्रिटिश ने रूल किया है, यूएस के ऊपर भी ब्रिटिश ने रूल किया है। सरप्राइजिंगली देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स जो हम पढ़ेंगे जिनको आप पैरेलल इंडिया के साथ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर इंडिया में हुआ, वैसे ही यूएस में बॉस्टन मैसेकर हुआ। बहुत सारे एक्ट्स जो इंडियंस के लिए पास किए गए, जैसे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई, या आप लोगों ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स ब्रिटिश ने हमारे लिए पास किए जो रिप्रेसिंग थे। ऐसे ही बहुत सारे एक्ट ब्रिटिश ने अमेरिकन के लिए पास किए जो कि रिप्रेसिंग थे। तो 1606 वाज दैट ईयर इन विच ब्रिटिश ऑक्यूपाइड फर्स्ट कॉलोनी इन अमेरिका, और उसका नाम उन्होंने रखा जेम्स टाउन। जेम्स टाउन इसलिए रखा क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन के राजा का नाम जेम्स वन था, तो उन्होंने उसके नाम पे उस शहर का नाम रख दिया जेम्स टाउन, जो कि आज की डेट में यूएसए की वर्जीनिया स्टेट में आता है। सो सबसे पहले ये वहां लैंड किए। 1606 में इन्होंने पहली कॉलोनी अपनी बना ली ऑन द ईस्ट कोस्ट। 1606 से शुरू होते हुए अंटिल द मिड 18th सेंचुरी, यानी कि अगले 100-125 सालों में, लेट्स से मिड 1700s तक, they had made 13 colonies in America. वर्जीनिया was the first, और 13 टोटल कॉलोनीज उन्होंने बना ली, विच वर दीज। यहीं तक कन्फाइंड था बस ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ये पूरा यूएसए नहीं था उस टाइम पे। सो सबसे पहले ब्रिटिश आए, दे लैंडेड हियर वर्जीनिया में, यहाँ पे जेम्स टाउन बनाया उन्होंने। उसके बाद ईस्ट कोस्ट को ऑक्यूपाई करते गए। आज की डेट के न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेटिकट, न्यू जर्सी, टोटल 13 कॉलोनीज ब्रिटिश ने वहां पे सेट की ओनली ऑन द ईस्ट कोस्ट। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। इसी टाइम पे यहां पे ऊपर है कनाडा। दिस एंटायर एरिया वाज ऑक्यूपाइड बाय फ्रांस। पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन का टाइम चल रहा था, इंडिया में भी उस टाइम फ्रेंच भी आए, ब्रिटिश भी आए, और यहां पे भी ऐसा ही हुआ। तो ये नॉर्थ वाला कनाडा वाला सारा एरिया, ये ग्रेट लेक्स के पास वाला सारा एरिया वाज ऑक्यूपाइड बाय फ्रेंच। और ये जो नीचे वाला सारा एरिया था, तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास के अकॉर्डिंग यहां पे स्पेन का राज होना चाहिए था। दिस वाज ऑक्यूपाइड बाय स्पेन, और ब्रिटिश बस इन्हीं 13 कॉलोनीज तक कन्फाइंड थे। दिस वाज द ओवरऑल पिक्चर। अब
इन 13 कॉलोनीज की सिचुएशन वैसी नहीं थी जैसी इंडिया की थी अंडर ब्रिटिश सब्जुकेशन। जब इंडिया पे ब्रिटिश ने रूल किया तो हमें उन्होंने शुरू से ही रिप्रेस करना शुरू कर दिया था। गॉड नोज फॉर वट रीजन, शायद वो यहां से सीख के गए थे कि इनको शुरू से दबा के रखो। हियर दे डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। इंटरेस्टिंगली इन 13 कॉलोनीज में लेजिस्लेचर्स बने हुए थे जिनको काफी हद तक अपने लॉज बनाने की परमिशन होती थी। इन लोगों को काफी ज्यादा फ्रीडम्स दी हुई थी, काफी कम टैक्स लगाया जाता था इन पे। सो दीज वर अ हैप्पी लॉट। और यहाँ पे कौन लोग जाके बसे थे? जब से कोलंबस ने इस एरिया को डिस्कवर किया तब तक यहाँ पे कोई नहीं रहता था। कोई नहीं मतलब कोई नहीं रहता था। कुछ इंडिजिनस ट्राइब्स, जो लोग बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते हैं, हजारों साल पुराने लगते हैं, जंगलों में रहते हैं, वैसे से लोग यहाँ रहते थे जिन्हें ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स कहा जाता है यहाँ के। तो जब पता चला कि यहाँ पे कोई एक ऐसा बहुत बड़ी जमीन है तो यूरोप से बहुत सारे लोगों ने यहाँ माइग्रेट करना शुरू कर दिया। 1600s में बहुत सारे लोग यहाँ माइग्रेट कर गए, इसीलिए इसको न्यू वर्ल्ड कहते हैं हम। तो ये होते होते यहाँ पे जो लोग रह रहे थे until mid 1700s they were enjoying good amount of freedom, they were enjoying good amount of you can say prosperity, और उन पे ब्रिटिश का बहुत कम कंट्रोल था। लेकिन ये सारी चीजें ड्रामेटिकली कब चेंज हुई? 1756 से 1763। ये मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता रहा हूं सारा। 1756 से 1763 एक 7 ईयर वॉर हुई फ्रांस और ब्रिटेन में। फ्रांस और ब्रिटेन में, पूरी दुनिया में फ्रांस और ब्रिटेन दो सबसे बड़ी कॉलोनाइजर थे। तो इनमें इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि यार एक बार देख लेते हैं कौन जीतेगा, विच हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया ऑल्सो। तो इन दोनों में आपस में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में ब्रिटिश जीत गए एंड द फ्रेंच लॉस्ट। इसे फेमसली कहा जाता है द 7 ईयर वॉर, क्योंकि ये 7 साल तक चली थी। अब इस वॉर में जब फ्रेंच हार गए तो फ्रेंच को ये सारा एरिया छोड़ना पड़ा और वो वापस चले गए। तो एक तरह से ब्रिटिश की जीत हो गई। अब ब्रिटिश को लगा था कि इससे तो हमारी इस पूरे कॉन्टिनेंट पे सुप्रीमेसी आ जाएगी, अब हम जीत गए बस। लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। ये लोग अप्रेस तो थे नहीं, पहले से फ्रीडम्स एंजॉय कर रहे थे, तो इनको अब फ्रेंच का थ्रेट नहीं रहा कि फ्रेंच हमें कभी भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो दे बिकेम इवन मोर फियरलेस। हालांकि इनमें अभी इंडिपेंडेंस की इच्छा नहीं थी, बट दे वर लाइक कि अब फ्रेंच हमें इन्वेड करेंगे, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। सो दे बिकेम इवन मोर फियरलेस। और इस बीच ब्रिटिश ने क्या बेवकूफ़ी की, इस वॉर में जीतने के बाद भी ब्रिटिश इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। 7 साल तक वॉर चली, दे वर वीक। तो उन्होंने इन लोगों पे, इनको आदत नहीं थी टैक्स देने की, इन लोगों पे टैक्स लगाने शुरू कर दिए। सो देयर वाज अ सीरीज ऑफ लेजिस्लेशंस starting from 1765 till you can say 1773। अगले 6-7 साल इतने टैक्स लगाए कि हम तुम्हारे ऊपर कोई भी टैक्स लगा देंगे, स्टैंप ड्यूटी लगा देंगे। फिर एक सब्सिडरी अलायंस जैसी थ्योरी ले आए कि हमारी आर्मी यहाँ पे रहेगी और उसे तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। फिर चाय के ऊपर अलग टैक्स लगा दिया और बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स लगा दिया। और ये सब टैक्स लगाते लगाते they were not giving representation to these people इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इन लोगों को, जिनको टैक्स ना देने की आदत थी, जिनको खुद की डिसीजन खुद लेने की आदत थी, इनके ऊपर टैक्स भी लगा दिए गए और वो भी इनसे बिना पूछे। सो देयर वाज अ स्लोगन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। दैट बिकेम अ वॉर क्राई इन दीज 13 कॉलोनीज। पहले ये लोग अच्छे रह रहे थे, वॉर की वजह से ब्रिटेन ने इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया कि यहां से पैसे इकट्ठे करो, इन लोगों पे टैक्स लगाओ, एंड दैट लेड टू द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उस वॉर में ब्रिटिश हार गए एंड फाइनली यूएसए बिकेम अ कंट्री। दिस इज अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 7 ईयर वॉर्स की वजह से ब्रिटिश ने क्या किया, उसकी वजह से इन कॉलोनीज पे क्या प्रेशर आया, एंड दे फॉट फॉर इंडिपेंडेंस। दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2-3 minutes। किसी को कोई डाउट हो यहां तक? यू शुड नो द एंटायर स्टोरी इन ब्रीफ एंड देन यू कैन फिल इन द डिटेल्स कि वो कौन से लॉ थे, क्या क्या बीच में मेजर हुआ था। नाउ ये सब कुछ करते हुए ये जो सारे लोग थे, इन्होंने एनलाइटनमेंट आइडियल्स को यूज किया। सो लेट अस से, अगर जॉन लॉक ने कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी होती है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को पहली बार कागज पे लिखने वाला यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन था। That actually you are writing a declaration of independence, जिसमें आप वो सारे inalienable rights लोगों को लिख के दे रहे हो।
देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कोई चीज बस कह देना, थ्योरी में होना, और उसका इम्प्लीमेंट हो जाना. All those ideals were actually implemented in this America. हाँ जी. बस ये न्यू वर्ल्ड ही था, यहाँ पे कोई था ही नहीं. ये न्यू वर्ल्ड हम उस एरिया को कहते हैं जो हमने 14-15 सेंचुरी के बाद डिस्कवर किया कि यही भी जगह है दुनिया पे. सो द होल वर्ल्ड वाज नॉट नोन टू एनीवन बेसिकली, क्योंकि उस टाइम तक वी डिड नॉट हैव नेवी ऑफ दैट काइंड. शिप्स के थ्रू हम ज्यादा नहीं कर पाते थे. बट अगेन नाउ गो बैक टू 1453, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटिनोपल जब तक फॉल नहीं हुआ था तब तक सारा ट्रेड लैंड से होता था. यूरोप और साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सारा जुड़ा हुआ था. लेकिन अमेरिका तो नहीं जुड़ा हुआ था, तो इसलिए वहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं था. लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल होते ही हमें सी रूट ढूंढना पड़ा. सी रूट ढूंढने की वजह से हमें शिप्स बनाने पड़े. शिप्स बने तो फिर इधर ही को थोड़ी जाएंगे, फिर तुम हर जगह जाएंगे, जहाँ तक पानी जाता है वहाँ तक जाएंगे. एंड हेंस दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, कि अमेरिका जैसी भी कोई जगह है. दैट इज द रीजन. ठीक है जी, वन थिंग लेड टू द अदर. तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हम पीरियड कहते हैं, दैट इज द पीरियड फ्रॉम 1765 टू 83. 1765 वो पीरियड था जब से ब्रिटिश ऑपरेशन स्टार्टेड. एंड 1783 वो पीरियड था जब यूएसए was recognized by Britain in the Treaty of Paris. तो इस पूरे पीरियड में टर्मोइल रहा, बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई, एंड फाइनली द इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड. अब लिखेंगे कुछ 2-4 पॉइंट्स, राइट डाउन. ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास in 1494. ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास in 1494 created an imaginary longitude, created an imaginary longitude in the Western Atlantic Ocean. In the Western Atlantic Ocean. Full stop. इसके साथ ही all new territories to the west of this line belonged to Spain. Belonged to the west of this line belonged to Spain, and to the east of this line, and those to the east of this line belong to Portugal. Full stop. Next point. Spanish explorer Christopher Columbus. Spanish explorer Christopher Columbus discovered Americas in 1492. Discovered Americas in 1492, but it was the British और ब्रिटन्स, जो भी आप बोल सकते. ब्रिटिशर्स नहीं बोलेंगे आप कभी भी, है ना, ये चीज याद रखेंगे. ब्रिटिशर नहीं बोलना, या ब्रिटिश बोलेंगे या ब्रिटन्स बोलेंगे, BRITON. दिस इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन. बट इट वाज द ब्रिटिश who ended up colonizing it. Full stop. Next. Who ended up colonizing it. Next.
In 1606, in 1606, the British established their first colony. The British established their first colony on the east coast as Jamestown. As Jamestown, bracket mein you can write, named after King James I of Britain. Jamestown, named after King James I of Britain. Bracket close. In the present day state of Virginia. In the present day state of Virginia. Next, over the next century, यानी कि 1606 के बाद अगले 100 सालों में ऑलमोस्ट, over the next century, 13 colonies in total, or a total of 13 colonies had been established on the east coast. A total of 13 colonies had been established on the east coast. Next, people in these colonies were called colonists. और ब्रिटिश कॉलोनाइजर हो जाएंगे फिर, है ना. People in these colonies were called the colonists who enjoyed ये जो लोग थे ये कौन थे? अगर ये नया वर्ल्ड डिस्कवर हुआ था, so who were these people? Mostly Europeans. They had gone to this new world कि वहां जाके कुछ नया करेंगे, वहां पे लैंड होगा. They were people, बहुत सारे लोग, ऐसा माना जाता है वाइडली, they were religious mendicants. Religious mendicants कौन होते हैं? साधु बाबा वगैरह जो होते हैं, जिनको बस कुछ नया ढूंढना है कि हम कोई नई जगह मिली है. बिकॉज सी एट दैट टाइम, नाउ अगेन कम बैक टू द टाइम ऑफ एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट के टाइम पे यूरोप में बड़ी रिप्रेशन थी. रोमन कैथोलिक चर्च का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, रिजिडिटी थी. तो कई लोग चाह रहे थे कि हमें इस रिजिडिटी से दूर जाना है, हमें ऐसी जगह जाना है जहाँ यूरोपियन लॉज ही ना लगते हों. तो जब उन्हें पता चला कि कोई नई ज़मीन मिली है, कोई नया एरिया मिला है, तो उनको लगा कि वहाँ जाते हैं जहाँ पे यूरोपियन स्टेट्स की कोई रिप्रेशन ना हो. So there were people who were looking for religious freedom that went to North America. कितनी अजीब लगती है आज ये बात हमें. It is like people moving from Indian cities to Rishikesh to find some relief, है ना, something like that. So there were people who wanted यार यूरोप में एक like अभी enlightenment आई नहीं थी, 1500 1600 का टाइम है. So they were looking for a refuge from European religious dominance, you can say. So most of the people were like that. लेकिन कई लोग एंटरप्रेन्योर भी थे. हर तरह के लोग होते हैं, किसी को दिमागी शांति चाहिए होती है, किसी को पैसा चाहिए होता है. दे ऑल्सो शिफ्टेड कि वहाँ जाके कोई नया काम मिल जाएगा, मे बी एग्रीकल्चर कर लेंगे, कुछ बड़ा करेंगे. सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एट दैट टाइम वर आइदर लुकिंग फॉर रिलीजियस फ्रीडम और दे वर लुकिंग फॉर ट्रेड और कॉमर्स, समथिंग लाइक दैट. तो ये वो लोग थे जो कॉलोनिस्ट जिनको हम कह रहे हैं. और क्योंकि ये लोग सभी ये सोच के ही गए थे कि हमें रिलीजियस से थोड़ी सी लेट अस से फ्रीडम चाहिए, तो ये सब लोग थोड़े ओपन माइंडेड लोग थे. जिन लोगों को रिलीजन में रिजिडिटी से प्रॉब्लम है वो लोग थोड़े ओपन माइंडेड होंगे, वो लोग थोड़े से लिबरल होंगे. तो सारे ही लोग जो जाके यहाँ बसे थे, इसीलिए शुरू से अमेरिका की आउटलुक जो है वो कॉस्मोपॉलिटन रही है, टॉलरेंस वाली रही है कि कहीं से कोई भी आ जाए एक्सेप्टेड है. ये इतना परफेक्ट भी नहीं है वैसे, क्योंकि बाद में यही अमेरिका था जिसने अफ्रीका से स्लेव्स लेके आने शुरू कर दिए और यहाँ पे स्लेवरी की वजह से यूएसए जाने जाना लग गया. विल कवर दैट टॉपिक ऑल्सो, सिविल वॉर, इन अ सेपरेट क्लास. लेकिन फिर भी ये एक नया वर्ल्ड था और यहाँ पे जो लोग शिफ्ट किए दे वर ऑफ कंपैरेटिवली ओपन माइंडेड एज कंपेयर टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. क्या लिखिए हमने लास्ट पॉइंट? People in these colonies who enjoyed relatively greater autonomy
relatively greater autonomy and rights than even many Europeans did. Then what many Europeans did. ये then THAN वाला है, comparatively then वाला. Then what many Europeans did. तो यहाँ पे ये लोग जो थे ये अच्छी फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे, इतनी यूरोपियंस को भी नहीं थी. ठीक है जी. क्योंकि ये लोग पहले से, इन लोगों को पहले से पता था कि राइट्स कैसे होते हैं, फ्रीडम कैसे होती है. इनको बाद में रिप्रेस किया ब्रिटिश ने. और एक और चीज भी है, अब आप सोचोगे कि 1606 में ब्रिटिश यहाँ आ गए थे, तो 1765 लेटर से, तो ये 150 साल तक ब्रिटिश क्या कर रहे थे यहाँ पे. क्या 150 साल में ब्रिटिश ने कोई ऑपरेशन नहीं की. जैसे इंडिया में तो ये लोग आते ही शुरू हो गए थे. इंडिया में एक्चुअली दिस वाज अ टाइम व्हेन दे अराइव्ड. एक्चुअली जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर वाला टाइम है, तब से उन्होंने प्रॉपर अपना जोर लगाना शुरू किया कि अब तो हम राजाओं को हराएंगे, एरिया कैप्चर करेंगे. बट यहाँ पे तो इनको 150 साल हो चुके हैं ऑलरेडी. सो व्हाई आर दे नॉट लाइक प्रेसिंग फॉर एनी, यू कैन से कि हम लोगों के राइट्स को दबा देंगे या यहाँ से पैसा कमा लेंगे. बिकॉज उनको बस, हाँ जी, ये भी एक फैक्टर है कि वो ज्यादातर यूरोपियंस थे, इसलिए वो उनको ऑप्रेस नहीं करना चाहते थे. हाँ मतलब, पर उन्होंने कभी भी ना, फिर भी इस टाइम तक भी उन्होंने मर्केंटलिज्म की पॉलिसी नहीं लगाई यहाँ पे. अंटिल दैट टाइम मर्केंटलिज्म की पॉलिसी, यानी कि जो कॉलोनीज हैं वो कॉलोनाइजर के बेनिफिट के लिए एग्जिस्ट करती हैं, इस बिलीफ को कहते हैं मर्केंटलिज्म. तो उन्होंने कभी इसको ऐसे देखा नहीं. तो इन्होंने इसको कैसे देखा कि देखो ये सारा एरिया हमारा है, बस उतनी तसल्ली थी उनको. तो इस पॉलिसी को कहते हैं द पॉलिसी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सैल्यूटरी निग्लेक्ट. जैसे हम कहते हैं, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ समथिंग, लेट अस से, कि बड़ी अच्छी एग्जांपल है. तो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ निग्लेक्ट. दिस पॉलिसी, इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश in these 13 colonies from 1606 till mid 18th century, till the mid 18th century, is known as the policy of salutary neglect. उनको ऐसा लगा कि जब हमें यहाँ से कोई काम होगा, जब भी हमें कुछ करना होगा, हम यहाँ से कर लेंगे. बट दे वर रॉन्ग. ड्यूरिंग ऑल दैट टाइम द पीपल हैड ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स, द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम, पीपल हैड टेस्टेड लेस टैक्सेशन. तो जब अब इन्होंने रिप्रेस करना शुरू किया तो उन लोगों ने बोला कि भाई क्या हो रहा है, हमें राइट्स हैं हमारे पास, तो हम बेसिकली, यू वंस यू गिव समवन समथिंग यू कैन नॉट टेक इट बैक. यू गिव समवन फ्रीडम, यू कैन नॉट टेक इट बैक. शुरू से ही नहीं है फ्रीडम, तो लोगों को कोई रिलेटिव कंपैरिजन के लिए है ही नहीं कुछ. लाइक इन इंडिया में हम लोग, जब ये ब्रिटिश हमारे पास आए, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम वाज वी वर अंडर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि ये गोरे लोग हैं, ये लोग सिविलाइज्ड हैं, इन लोगों के पास साइंटिफिक चीज़ें हैं. वी वर मेस्मराइज्ड बाय दैट. इट टुक अस अ गुड 100 years टू रियलाइज कि हमारा पास्ट इनसे भी कहीं ज़्यादा ग्लोरियस रह चुका है. इट टुक पीपल लाइक, लेट्स से, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती, पीपल लाइक दैट, टू मेक अस रियलाइज कि भाई तुम्हारा पास्ट इनसे भी अच्छा था. एंड दैट गेव अस सम, लाइक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं आया हमें, दैट गेव अस सम सेम्बलेंस कि हमारा पास्ट भी बड़ा ग्लोरियस था. एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग रिबेलियन, सिविल अपराइजिंग जितनी भी फिर हुई. वहाँ के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी. वहाँ के लोगों को पहले ही फ्रीडम और सब दे रखा था. तो जब उनसे वो लिया जाने लगा तो उन्होंने अटैक कर दिया, रिवोल्ट कर दिया. एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू विन देयर इंडिपेंडेंस सो क्विक. और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर और क्या था कि अब ये लोग थोड़े शाणे थे. द कॉलोनिस्ट्स ऑफ दीज 13 कॉलोनीज, दे वर फ्री थिंकिंग पीपल. तो इन्होंने सोचा कि यहाँ से लड़के फ्रांस को भगाया है ब्रिटेन ने, लेट अस टेक द हेल्प ऑफ फ्रांस, लेट अस टेक द हेल्प ऑफ स्पेन. तो फाइनल ईयर्स ऑफ वॉर जो थे इंडिपेंडेंस के, उसमें इन कॉलोनिस्ट्स ने फ्रांस को भी बुला लिया कि आओ, तुम्हारी भी तो ब्रिटेन से दुश्मनी है, तो हमारी हेल्प कर दो.
स्पेन को भी बुला लिया, तो उन्होंने अपनी टेक्निकल नो हाउ शेयर कर दी, अपने वेपन्स शेयर कर दिए, अपने सोल्जर शेयर कर दिए, एंड दैट्स व्हाई ब्रिटेन वाज डिफीटेड इन नो टाइम. दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस. यही हमने भी करने की कोशिश की थी. जैसे टीपू सुल्तान ने टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्या कहते हैं उसको, जो मिलिट्री कमांडर्स थे. सो वी ऑल्सो डिड दैट, लेकिन उतने बड़े स्केल पे नहीं जितना कॉलोनिस्ट्स ने किया था. ये सब इकट्ठे हो गए थे. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखा है लास्ट? इज नोन एज द पॉलिसी ऑफ सैल्यूटरी निग्लेक्ट. अब नेक्स्ट पॉइंट, द 7 years war between Britain and France. The 7 years war between Britain and France, ब्रैकेट में लिखेंगे 1756 to 1763. 1756 to 1763. For colonial supremacy, इसके साथ ही for colonial supremacy ended up in a victory for Britain along with huge costs of the war. Along with huge cost of the war. जीत गए लेकिन इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम हो गई उन्हें. Along with huge costs. Full stop. This led to French expulsion from the continent. This led to French expulsion. EXPULSION. This led to French expulsion from the continent. हाजी, This led to French expulsion from the continent. नॉर्थ अमेरिका से निकाल दिए वो लोग. Next, now the British brought a series of acts. अब उन acts को देखते हैं हम एक बार. Now the British brought a series of acts to tax the colonists, and to oppress them, to make up series of acts to tax the colonists and to suppress them. आगे क्या लिखा था? To make up for the losses incurred during the war. To make up for the losses incurred during the war. The losses incurred during the war. ठीक है जी. Now, ये देखो कितना अमेजिंग कोट है बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. क्या मतलब हुआ इसका? War is when the government tells you who the bad guys. Revolution is when you decide that for yourself. और ये इसका एक और पैरेलल कोट है, वो ये है कि you fight for your freedom. If you succeed, you get a country. If you don't, you are a traitor. Something like that. एक ऐसा कोट है. तो this is what in a sense he is saying, कि यानी कि ये enlightenment की वजह से आया है ये कोट, कि जब आपको आपका राजा कह रहा है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, आपने वो मान लिया, तो वो वॉर होती है. जब आपको खुद पता है, खुद दिख रहा है कि कौन बुरा है कौन अच्छा है, देन दैट इज रेवोल्यूशन. ठीक है जी. इस तरह के कोट्स ने लोगों को भड़काया बेसिकली. ठीक है जी. उसके बाद डन दिस. हाँ, उसके बाद अब 1765 में एक ये सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन सी शुरू की गई जिसका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी. जिस टाइम पे ब्रिटिश ऑपरेशन शुरू हुई 1765 में, there was a person named Samuel Adams.
इन्होंने शुरू किया सन्स ऑफ लिबर्टी। नाउ ही वॉज नॉट लाइक गांधी जी, हालांकि ही फॉलोड सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन ही वॉज नॉट एग्जैक्टली लाइक गांधी जी, ही वॉज लाइक अ मिक्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड वायलेंस बोथ। तो इसने ये, सैमुअल एडम्स ने ये प्रपोज किया कि हम चीज़ों को अपोज करना शुरू करें। लाइक ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स इन द कॉलोनीज, द 13 कॉलोनीज। हम इसको अभी तक यूएसए नहीं कह रहे हैं बिकॉज ये यूएसए इसके बाद बनेगा। तो दीज कॉलोनिस्ट्स, इनमें से सैमुअल एडम्स वो पहले कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने लोगों को बोलना शुरू किया कि हम ठीक है ब्रिटिश के अंडर आते हैं और हमारे पास बहुत सारी फ्रीडम्स हैं, बट इट इज़ टाइम दैट वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मेकिंग आवर ओन कंट्री। सो वी आर द सन्स ऑफ लिबर्टी। सन्स ऑफ लिबर्टी का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन? लिबर्टी के बच्चे, वी आर फ्री सोल्स एक्चुअली, यस दैट इज व्हाट इट मीन्स। अगर आप इसको ऐसे नहीं सोचते तो आप सोचोगे कि हमें तो ब्रिटिश ने यहाँ पे बसाया हुआ है, हम तो ब्रिटिश के रहमो करम पे रह रहे हैं बेसिकली। बट सन्स ऑफ लिबर्टी गिव्स यू अ टोटली डिफरेंट ट्रेन ऑफ थॉट कि हम तो भाई भगवान के बच्चे हैं, हमें कोई ब्रिटिश कोई और पावर हमारे ऊपर नहीं आ सकती। सो सन्स ऑफ लिबर्टी बेसिकली मीन्स द आइडिया ऑफ सॉवरेंटी, दैट्स व्हाट इट मीन्स। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है? अपने डिसीजंस खुद लेने की पावर विदाउट एनी अदर एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तो सन्स ऑफ लिबर्टी का हिडन मतलब है सॉवरेंटी। ऐसा तब तक नहीं सोच रहे थे कॉलोनिस्ट, तब तक उन्हें लग रहा था कि ठीक तो चल रहा है, कम टैक्स लगा रही है सरकार, फ्रीडम्स दे रखी हैं, तो ठीक है अगर ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। ब्रिटिश के पास उस टाइम पे 2-3 सब्जेक्ट्स थे कि कोई वॉर होगी तो ब्रिटिश उसको देख लेंगे, या कोई कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होगी, या करेंसी प्रिंटिंग होगी। ये 2-3 चीज़ें ब्रिटिश देखते थे, बाकी सब कुछ इन 13 कॉलोनीज में जो लेजिस्लेचर्स थे वही करते थे सारा कुछ। बट नाउ व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड ऑपरेशन, तो सन्स ऑफ लिबर्टी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई सैमुअल एडम्स ने 1765 में। नाउ द सीरीज ऑफ एक्ट्स स्टार्टेड विच वर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कॉलोनिस्ट। सबसे पहला था स्टैम्प एक्ट। अब ब्रिटिश ने पैसे इकट्ठे करने थे तो उन्होंने कहा कि हर एक चीज़ जो प्रिंट होगी उस पर एक स्टैंप लगेगी और वो स्टैंप तुम्हें खरीदनी पड़ेगी, जस्ट लाइक अ पोस्टेज स्टैंप। तो ये स्टैंप्स लीगल डॉक्यूमेंट्स पे भी लगती हैं, पेपर्स, शिप्स, उस टाइम पे शिप्स बहुत ज़्यादा थी, शिप्स के पेपर रजिस्टर होंगे, लाइसेंस, पब्लिकेशंस, पत्ते खेलने आपको अगर ताश खेलनी है तो उसके ऊपर भी स्टैंप लगेगी। सो दे इम्पोज स्टैंप ऑन जस्ट एवरीथिंग। अब जिन लोगों को टैक्स पे करने की आदत नहीं है उनके लिए ये नई चीज़ थी। तो अब जितने भी जर्नलिस्ट थे जो पेपर्स लिखते थे या बुक्स लिखते थे या जो लॉयर्स थे, उन सब के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया गया। सो ऑल ऑफ देम स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। कई जगह पे स्टैम्प एक्ट के अगेंस्ट बड़ी वायलेंट चीज़ें भी हुई, कई जगह पे पीसफुल प्रोटेस्ट भी हुए। वन मेजर डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, इफ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज इट? Indian independence was largely a non-violent struggle until it reached its last phase. क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आप कह सकते हो कि कैसा फेज आ गया था जब लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। बट बिफोर दैट इट वाज अ मास मूवमेंट विच वाज लार्जली नॉन वायलेंट इन नेचर विद पैंग्स ऑफ वायलेंस इन बिटवीन। जैसे भगत सिंह वाला टाइम आया तो जो वायलेंट स्ट्रगल के फेजेस आए, इट वाज लार्जली नॉन वायलेंट। नॉट सो इन केस ऑफ अमेरिका। ये लोग शुरू से वायलेंस पे उतर आए थे तो शायद इसीलिए बढ़िया रह गए, दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस मच फास्टर। ठीक है, कहने की बात है। तो अब बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई तो इस टाइम पे इन्होंने कहा कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव लंदन की पार्लियामेंट में बिठाओ, देन वी विल अग्री टू दिस टैक्स। सिमिलर थिंग्स वी ऑल्सो डिमांडेड। जब यहाँ पे साइमन कमीशन आया था तो हमारी यही तो कंटेंशन थी कि उसमें एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एंड राइट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 जितने भी लॉज पास हुए सब में हमारी डिमांड यही रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कि हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ। सिमिलर थिंग्स दे वर डिमांडिंग कि आपने ये टैक्स लगाया है, वहाँ पे एक कॉलोनिस्ट भी होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश। फिर आए क्वार्टरिंग एक्ट्स। क्वार्टरिंग एक्ट्स का मतलब है, इसकी एक पैरेलल अगर हमें इंडिया में देखना हो तो दैट इज सब्सिडरी अलायंस, द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जिसमें क्या होता था, इंडियन रूलर्स को बोला जाता था यार तुम्हें आर्मी रखने की क्या जरूरत है, हम देते हैं तुम्हें आर्मी, लेकिन बस उसे थोड़ा मेंटेन कर लेना। अब उससे क्या होता था कि इंडियन रूलर को एक बार तो लगता था कि देखो हमें कितनी मॉडर्न ब्रिटिश आर्मी मिल गई है रखने के लिए, एक बार वो खुश हो जाते थे। फिर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता कि अगर ब्रिटिश के ही अगेंस्ट हमें लड़ना है तो हम लड़ ही नहीं सकते क्योंकि उन्हीं की तो आर्मी है, पहली चीज़।
दूसरा, हम किसी और यूरोपियन पावर के साथ अलाइन नहीं हो सकते कि हम फ्रेंच के साथ अलाइन हो जाएं या पोर्टुगीज के साथ हो जाएं, बिकॉज ब्रिटिश आर्मी हमें गार्ड कर रही है। तीसरा, हमें इनकी ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन इनका सारा खर्चा पानी हमने करना है, विच इज़ वेरी हाई। तो तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि दे हैव बिन ट्रैप्ड अंडर द गाइज ऑफ कि यार तुम्हारे पास बढ़िया मॉडर्न आर्मी है, चाहिए ही नहीं थी। सो इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली एंड पॉलिटिकली दे आर नाउ इन अ बाइंड। ये उससे थोड़ा सा कम यू कैन से पेनिट्रेटिंग था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सारी लोकल गवर्नमेंट्स को बोला, जितनी भी 13 लोकल गवर्नमेंट्स थी, कि अमेरिकन कॉलोनीज में ब्रिटिश सोल्जर को घर प्रोवाइड कराओ, खाना प्रोवाइड कराओ, उनको मेंटेन करो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम 7 ईयर वॉर में बहुत पैसे खो चुके हैं, लेकिन ये आर्मी आप ही की प्रोटेक्शन के लिए लगाई जा रही है। सो दे प्रोटेस्टेड कि नहीं, हम नहीं करेंगे मेंटेन। दिस वाज द सेकंड एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश। थर्ड, अब ब्रिटिश ने ऑपरेशन थोड़ी और ज्यादा एब्सोल्यूट कर दी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोल दिया, सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ, जैसे हम कहते हैं इंडिया में 1858 की क्वींस प्रोक्लेमेशन, 1857 रिवोल्ट के बाद क्वीन ने बोल दिया कि अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे इंडिया पे। सो दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन बाय द ब्रिटिश कि अब तो हम कुछ भी एक्ट पास कर सकते हैं आपके लिए, कि तुम लोगों ने स्टैम्प एक्ट को और क्वार्टरिंग एक्ट को कैसे अपोज कर दिया, हम तो कुछ भी एक्ट पास करेंगे, तुम बोलो तुम्हें क्या कहना है। दिस वाज देयर स्टेटमेंट गोइंग फुल ऑन। हालांकि स्टैम्प एक्ट रिपील कर दिया था, लेकिन इन ऑल केसेस व्हाटसोएवर एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू मेक लॉज बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि नो डाउट इन द माइंड्स ऑफ अमेरिकन कॉलोनिस्ट्स कि अब हम पूरी तरह से ऑप्रेस हो चुके हैं, अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगी वो हमारे लिए लॉ बना सकती है। So this another act for oppression. उसके बाद don't write anything this out, बस आप समझो इसको। नेक्स्ट, ये एक बंदा था, he was like फाइनेंस मिनिस्टर ब्रिटेन का उस टाइम पे, चार्ल्स टाउनशेंड नाम था इसका। इसने सोचा कि चीज़ों को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं और चीज़ों पे टैक्स लगाते हैं, कि सिर्फ स्टैंप ड्यूटी से क्या होगा, लेट अस टैक्स ऑल द एसेंशियल गुड्स, चाय पे, पेपर पे, पेंट पे, हर चीज पे टैक्स लगा दो। एंड ब्रिटिश अथॉरिटी किसी भी बिल्डिंग को सर्च कर सकती है, तो नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक पर्पस बट ऑल्सो टू शो योर सुपीरियोरिटी ऑन द कॉलोनिस्ट्स, कि हम तुम्हारी किसी भी चीज की तलाशी लेंगे, हम तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएंगे। और लोग और ज्यादा भड़क गए। अब हुआ बॉस्टन मैसेकर। सो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर इन इंडिया। हालांकि यहाँ पे कई सैकड़ों लोग मरे थे, इस मैसेकर में सिर्फ 5 लोगों की जान गई थी, बट ये पहला इंस्टेंस था जहां पर एक्चुअली में ब्रिटेन की फोर्सेस ने लोगों पे गोलियां चला दी थी ऐसे सामने खड़े होके, और लोग मर गए थे। तो इससे हम कहते हैं बॉस्टन मैसेकर। ये टाउनशेंड एक्ट्स के खिलाफ आए थे कि हम तो तुम्हें स्टैम्प एक्ट का विरोध कर रहे थे कि सिर्फ स्टैम्प के पे तुमने टैक्स लगाया, अब तुमने और 36 चीजों पे टैक्स लगा दिया, एंड हेंस ऑल दिस हैपेंड। 5 लोग इसमें मारे गए थे। Then finally the Tea Act of 1773. अब ब्रिटिश को लगा कि चलो मान लेते हैं इनकी बात, काफी सारे लॉज उन्होंने रिपील करने शुरू कर दिए, काफी चीजों से टैक्स हटाना शुरू कर दिया, बट दिस वाज द फाइनल थिंग। अब इसमें इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया वाली है, इसकी हालत बहुत खराब चल रही थी उस टाइम पे। अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था इंडिया में, जिसका पर्पस था ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी करप्शन चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे वो बड़ा पैसा खा जाते थे बीच में से, कंपनी को नुकसान हो रहा था। तो ब्रिटिश ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टी की मोनोपोली दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने सारी चीजों से टैक्स हटा दिया, लेकिन टी के ऊपर टैक्स अभी भी रहेगा, चाय के ऊपर टैक्स अभी भी रहेगा। और अमेरिकन जो थे कॉलोनिस्ट्स, वो इतने अब तक पक्के हो चुके थे कि हम तो किसी चीज पे टैक्स नहीं देंगे। सो दे वन इवन अगेंस्ट दिस कि हम तो टी पे भी टैक्स नहीं देंगे। सो टी एक्ट ने कहा कि चाय पे टैक्स लगेगा। तो लोगों ने क्या किया कि हम चाय जिस पे आप टैक्स लगाओगे वो अमेरिका में आने ही नहीं देंगे। एंड दिस लेड टू एन इवेंट जिसे कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी। बड़ा फेमस इंसिडेंट था। बॉस्टन टी पार्टी में एक शिप पहुंची बॉस्टन की कोस्ट पे, लोग उसके ऊपर चढ़ गए, द सन्स ऑफ लिबर्टी जो खुद को कहते थे, वो उस शिप पे चढ़ गए और उन्हें सारी चाय उठा के समुद्र में फेंक दी कि इस चाय पे टैक्स लगाओगे, ये हम यहाँ आने ही नहीं देंगे। तो टैक्स कैसे लगा दोगे?
दैट वाज अ वेरी फेमस इंसिडेंट। ये बॉस्टन टी पार्टी, ये शायद एनसीईआरटी से ली गई फोटो है। तो ये एक शिप थी जो बॉस्टन की कोस्ट पे पहुंची और सारे के सारे टी के क्रेट्स उठा के इन्होंने समुंदर में फेंक दिए एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट टैक्सिंग द टी। यानी कि अब तक ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था कि ब्रिटिश जो है वो हर तरह से कॉलोनिस्ट को अप्रेस करना चाहते हैं, कॉलोनिस्ट एक भी बात नहीं मान रहे हैं उनकी। दिस वॉज दैट एक्सप्रेशन। उसके बाद ब्रिटिश एक और सीरीज ऑफ एक्ट्स लेके आए जिनका नाम ही था इनटॉलरेबल एक्ट्स। इनटॉलरेबल एक्ट्स का मतलब दो इसमें बिल्स आए थे, एक बॉस्टन पोर्ट बिल, एक मैसाचुसेट्स गवर्नमेंट एक्ट। जो ये फाइन पॉइंट्स है ना, इन पे ज्यादा ध्यान मत दो, आप बस एसेंस पे ध्यान दो। ये आप जब 2 या 3 बार पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। इस पे इतना मत सोचो कि ये बड़े सारे पॉइंट्स हैं। जस्ट थिंक ऑफ दिस कि एक पैटर्न चल रहा है, दे आर टैक्सिंग द कॉलोनिस्ट्स और एक एक करके कुछ कुछ डिमांड्स वापस भी ली जा रही हैं उनकी। अब इसमें क्या किया ब्रिटिश ने, कुछ ये प्यूनिटिव एक्ट्स थे, मतलब दे वांटेड टू ऑप्रेस द पीपल प्रॉपरली। तो सबसे पहले बॉस्टन पोर्ट बिल आया कि भाई जहां से तुमने वो चाय फेंकी थी समुद्र में, हम वो पोर्ट ही बंद कर देंगे, यहां से ट्रेड ही नहीं हो पाएगा, सो एज टू ऑप्रेस द पीपल, कि यहां से ट्रेड ही नहीं होगा अब से। दैट वाज दिस एक्ट। और दूसरा था मैसाचुसेट्स गवर्नमेंट एक्ट, कि मैसाचुसेट्स की जो सरकार है, क्योंकि मैसाचुसेट्स में बॉस्टन आता है, तो उन्होंने कहा कि मैसाचुसेट्स की जो सरकार है उसे हम रिप्लेस कर रहे हैं, अब से वो इलेक्टेड सरकार नहीं होगी, अब से ब्रिटिश लोग उसे अपॉइंट करेंगे। तो जो शुरू में हमने वो 13 कॉलोनीज वाला मैप देखा था, उसमें बिल्कुल नॉर्थ में मैसाचुसेट्स है, तो वहां पे ये बॉस्टन टी पार्टी हुई थी। तो इनको सजा देने के लिए उन्होंने मैसाचुसेट्स की सरकार को रिप्लेस कर दिया और बॉस्टन का पोर्ट भी बंद कर दिया। So this is intolerable acts of, यानी कि ब्रिटिश के अकॉर्डिंग बॉस्टन टी पार्टी वॉज एन इनटॉलरेबल एक्ट, तो इसलिए उन्होंने ये एक्ट्स पास किए। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट हो? क्या क्या था इनटॉलरेबल एक्ट्स में? पब्लिक मीटिंग्स नहीं कर पाएंगे अब ब्रिटिश, किसी भी टाउन हॉल में लोग इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि लोग इकट्ठे होंगे तो वो खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, अगर हमें लोगों को ऑर्गेनाइज होने से रोकना हो, इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट बंद कर देते हैं, कोई राइट्स रोकने हो, है ना, या व्हाट्सएप पे आप 5 से ज़्यादा इकट्ठे मैसेज नहीं कर पाओगे 5 से ज़्यादा लोगों को, थिंग्स लाइक दैट। तो पब्लिक मीटिंग्स बैन कर दी। सैमुअल एडम्स को अरेस्ट कर लिया कि भाई तुम बहुत बोलते हो, बिकॉज सन्स ऑफ लिबर्टी वॉज बाय हिम, और सन्स ऑफ लिबर्टी वाले वो लोग थे जिन्होंने बॉस्टन टी पार्टी किया था। और जितनी भी टी डंप की गई थी उसकी कंपनसेशन डिमांड की ब्रिटिश ने, कि उतनी चाय तुमने फेंक दी उसके पैसे दो। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होने वाला था, एंड फ्रॉम हियर द बैटल स्टार्ट्स। अब जितने भी वो कॉलोनिस्ट थे, तो नाउ दिस मोमेंट इज इक्विवेलेंट टू इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन, कि अब तक बहुत उल्टी सीधी बातें कर ली, नाउ लेट अस ऑर्गेनाइज अवरसेल्व्स। बस इस केस में उन्होंने ये खुद किया था, ब्रिटिश ने उनको एड नहीं किया था। तो वो सब लोग फिलाडेल्फिया में इकट्ठे हुए 1774 में, और उन्होंने कहा कि भाई हम ही अब से इस देश की सरकार है और अब हम लड़ने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एंड किसको अपॉइंट किया इन्होंने अपना मिलिट्री जनरल? जॉर्ज वॉशिंगटन। इसके बाद बहुत सारी लड़ाइयां हुई 1774 से शुरू होके 1781 तक, बट आपको बस 2-3 पता होनी चाहिए, मैं बस उतना ही आपको बताऊंगा। 1775 में बैटल ऑफ लेक्सिंगटन, दिस यू कैन राइट 2-3 पॉइंट्स, बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉन्कॉर्ड। 1776 में 4th ऑफ जुलाई, जैसे ये लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं अब, दिस वाज द सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, जहां पे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन की इन्होंने। तो 1775 में प्रॉपर बैटल्स पे आ गए, क्योंकि इंटॉलरेबल एक्ट्स के बाद अब इनके लिए इंटॉलरेबल हो गया ब्रिटिश। सो बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉन्कॉर्ड वर द फर्स्ट बैटल्स ऑफ दिस एंटायर वॉर। उससे अगले ही साल ये सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में मिले और वहां इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन की 4 जुलाई को। इसीलिए 4 जुलाई को यूएस इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 4th ऑफ जुलाई 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद अगेन अ लॉट ऑफ बैटल्स वर फॉट, जो कि सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट बैटल दैट वाज फॉट
was in 1781, Battle of Yorktown. इस बैटल से डिसाइसिवली जो कॉलोनिस्ट थे वो जीत गए और ब्रिटिश हार गए. बैटल ऑफ यॉर्कटाउन 1781. दिस वाज लाइक द एंड ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और यहाँ पे रफली आफ्टर 1779 इनको फ्रेंच और ब्रिटिश फ्रेंच और स्पेनिश हेल्प मिलनी शुरू हो गई थी. तो इस वजह से लास्ट के जो 1-2 साल थे उसमें जितनी बैटल्स हुई, द कॉलोनिस्ट्स वर एट अ एडवांटेज कि उन्हें बाहर से सपोर्ट मिल रही है. मनी ऑल्सो, मिलिट्री एक्सपर्टीज ऑल्सो, सोल्जर्स ऑल्सो. तो 1781 की ये बैटल में ब्रिटिश हार गए. एंड देन फाइनली इन 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइंड. नाम से ही नहीं पता चल रहा है कि पेरिस में अगर ट्रीटी साइन हुई है, सो इट वाज ब्रोकर्ड बाय द फ्रेंच बिटवीन द कॉलोनिस्ट्स एंड द ब्रिटिश. तो 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिससे कि ब्रिटेन ने बोला कि भाई हमारे हाथ जुड़ गए, अब हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं. सो विद दैट पर्टिकुलर ट्रीटी these colonies became the first territories ever in the world to be independent. और इनसे देखो हमें कितनी देर बाद आज़ादी मिली है, ऑलमोस्ट 150-200 साल बाद. तो अगर कभी भी इंडिया को यूएसए से कोई कंपेयर करता है ना कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा, वहाँ ये वैसा हो वैसा, तो उन्हें हमसे 150-200 साल पहले आज़ादी मिल गई थी. ऑलवेज कीप दैट फैक्ट इन माइंड. उन्होंने तब से शुरू की थी डेवलपमेंट, हमने अब से की है शुरू डेवलपमेंट. एनीवे, तो 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस, दैट वाज द एंड ऑफ द वॉर फॉर इंडिपेंडेंस. नाउ द लास्ट थिंग, ये सब कुछ हम कर चुके हैं. इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन. पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट्स. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. क्या अच्छा हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन से? क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा? क्यों अमेरिकन रेवोल्यूशन को इतना बड़ा इवेंट माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में? एप्लीकेशन ऑफ the ideals of enlightenment. It was the first application of the ideals of enlightenment. Democracy, social contract, rights, inalienable rights of man, all of those things पहली बार practically implement हुए यहाँ पे. Then in polity, it was the first ever written constitution in the world. First ever written constitution in the world. Another major thing, Bill of Rights. First country to have a Bill of Rights, which was like inalienable rights of man. Another thing, किसने दिया था concept separation of powers का? Montesquieu, separation of powers. The reason कि इतनी ज़्यादा powerful होने के बाद भी यूएस की इकोनॉमी, यूएस की पॉलिटी, मिलिट्री इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी आज तक कोई वहां पे डिस्पोटिक रूलर नहीं आ पाया, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज सो स्ट्रांग कि वहां पे 2 टर्म्स की लिमिट है. अब जैसे रशिया में भी 2 टर्म्स की लिमिट थी, चाइना में भी 2 टर्म्स की लिमिट थी, लेकिन वहां पे पुतिन को ये बात पसंद नहीं आई तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया. शी जिनपिंग को ये बात पसंद नहीं आई तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. और यही एक चीज़ की सुप्रीमेसी है आज की डेट में यूएसए की बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, कि देखो यहाँ प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है लेकिन उस पर भी चेक्स हैं. 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता कोई, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी हो, 8 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, कहने की बात है. सो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से आया. एनी नेगेटिव्स ऑफ हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स? मॉडल तो सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन ब्रॉडली सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर्स डिवाइडेड हैं, कि कोई एक ऑर्गन इतना पावरफुल ना बन जाए कि वो बाकी दोनों को कंट्रोल करने लग जाए. दैट इज द आइडिया. नेगेटिव क्या थे अमेरिकन रेवोल्यूशन के? क्या सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ? थोड़ा सा वायलेंट था ये, चलो, पर बाद में वो सब जस्टिफाइड सा हो जाता है. जैसे हिंदी फिल्मों में बहुत वायलेंस दिखाते हैं, एंड में अगर जस्टिस सा होता हुआ दिखे तो हमें लगता है ठीक है, नॉट अ मेजर वन. और
ब्रिटेन को, वो तो उनके लिए बुरी बात है, दुनिया के लिए क्या बुरी बात है? दुनिया के लिए तो अच्छी बात है, डीकोलोनाइजेशन हो गई। हाँ, अनदर पॉजिटिव, स्टार्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन। हाँ, इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया अब ये देख रही थी कि अच्छा ये भी हो सकता है। अदरवाइज पूरी दुनिया सोच रही थी कि ये हमारा फेट है भाई, अब तो ब्रिटेन ने आके हम पे रूल कर लिया, अब ऐसे ही रहेगा हमेशा। बट उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसी आज़ादी भी मिल जाती है, फिर वहां पे जो लोग वहीं के हैं वो खुद को रूल कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट था, ये कैसे होता है? अमेरिका मेड देम बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन, हालांकि बाकी जगह आने में इसको 100 साल से भी ज्यादा लग गए। नेगेटिव वॉज कि इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें ये अच्छी बातें तो थी लेकिन बहुत बुरी बातें भी थी, जैसे कि राइट टू वोट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू men of property, rather white men of property। ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे, white men of property। तीनों वर्ड्स में प्रॉब्लम है, ओनली whites, ओनली men and only of property could vote। यानी कि women could not vote, blacks could not vote and those men who did not have property cannot vote। तो ऐसा नहीं है कि बस यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आया और पहले दिन से यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज आ गई, वो हमने किया। इस बात में हम यूएसए से एडवांस्ड हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ उसी दिन से हमने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दी कि चाहे प्रॉपर्टी है नहीं है। सो द ओनली क्राइटेरिया वाज दैट यू शुड बी अबव, उस टाइम पे 21 ईयर्स ऑफ एज, यू शुड बी एन अडल्ट टू कास्ट अ वोट। कोई ब्लैक वाइट नहीं, कोई मैन वुमन नहीं, बट वहां पे ओनली वाइट मैन ऑफ प्रॉपर्टी कुड वोट। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। सेकंड, स्लेवरी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं किया गया। स्लेवरी वॉज स्टिल जस्टिफाइड। पॉजिटिव्स में एक और पॉइंट लिखेंगे, द आइडिया ऑफ फेडरेशन यहां से स्टार्ट हुआ था। द आइडिया ऑफ फेडरेशन कि सेंटर और स्टेट्स में पावर कैसे डिवाइड होती हैं, द आइडिया ऑफ फेडरेशन। तो ये बहुत सारे पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स। अब ये जो स्लेवरी वाली प्रॉब्लम है, ये जब सिविल वॉर होगी अब से 70 80 90 साल बाद यूएसए में, तो तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये वाली प्रॉब्लम भी रफली उस टाइम के अराउंड सॉल्व हो जाएगी। तो आज यूएसए जो, अब यूएसए के लोगों ने उस टाइम सोचा होगा कि बनेंगे तो परफेक्ट कंट्री बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, ऐसा तो नहीं था। दे जस्ट गेन देयर इंडिपेंडेंस एंड देन दे लर्नड फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव्ड अपॉन इट, जैसे आपने आज आंसर लिखा है। दिस इज व्हाट अमेरिकन रेवोल्यूशन इज। नाउ एक लास्ट इसमें जो स्टेटमेंट है, इट इज दिस। नाउ दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। द अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज ओनली ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश मर्केंटिलिज्म एंड अमेरिकन कैपिटलिज्म। कमेंट। इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है, कि क्या अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये सारी की सारी बैटल आइडियोलॉजिकली बहुत ज्यादा बड़ी थी या सारी बात सिर्फ इकोनॉमी की थी? Wasn't it all everything about economy only? कि लोगों पे टैक्स लगाए जा रहे थे वो लोग, कोई ऐसे उनकी फ्रीडम्स तो नहीं कटल की थी कि तुम्हारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तुम्हें राइट टू लाइफ नहीं है, सिर्फ टैक्स लगा रहे थे उन पे। सो इट वाज मोस्टली अ स्ट्रगल अराउंड टैक्सेशन, इट वाज मोस्टली अ स्ट्रगल अराउंड कि भाई हमारा कैपिटलिज्म चलेगा या तुम्हारा मर्केंटिलिज्म चलेगा। You have to comment on this. You can agree with this statement also, you may disagree with this statement also with reason। इससे ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है। मतलब इतना बड़ा इवेंट हुआ है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा। कोई सोचेगा कि देखो एनलाइटनमेंट के सारे प्रिंसिपल इंप्लीमेंट हुए, कोई सोचेगा कि तो सारी पैसों की बात थी एक्चुअली। तो इतना महान नहीं थी अमेरिकन रेवोल्यूशन की या इंडिपेंडेंस जितनी इंडिया की कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे आइडियोलॉजिकल बेस बहुत ही स्ट्रांग था। ऑपरेशन हमारी हर तरह से हुई, रिलीजन पे भी हुई, कास्ट पे भी हुई, लैंड पे भी हुई, वहाँ पे उनका सिर्फ पैसों का चक्कर था। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट इज सेइंग। So if you agree, you write it that way. If you disagree, you write it that way. Both ways the answer can be correct depending upon कि आपने reasoning क्या दी है। ठीक है जी।